दोस्तों, आप सब आरजी कौर मेडिकल कॉलेज जो कलकत्ता में है उसमें हुए रेप और मर्डर के बारे में अच्छे से जानते हैं। मैं भी इस महीने की 21 तारीख को, यानी आज से कोई 8-9 दिन पहले कोलकाता गया था प्रोटेस्ट करने, और जहां हजारों लोग हमारे साथ जुड़े इस रेप और मर्डर के अगेंस्ट। पर मैं सिर्फ रेप और मर्डर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने नहीं गया था। मैं गया था सिर्फ इसलिए कि जब वहाँ की डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार, जो देखा जाए तो भारत की जनता और बंगाल की जनता की सेवक है, कस्टोडियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जब उसने ही इस घिनौने अपराध को कवर अप करने की कोशिश की, और जब उन्हीं की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी सड़क पर खुद मोर्चा निकाल के चली आई अपनी ही पुलिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने, तब ऐसा लगा कि अब आशा की कोई किरण नहीं है। मैं उसी रास्ते पे, उसी जगह पे जहां ममता जी ने प्रोटेस्ट की थी, वहीं पे मैंने भी एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। और तब वो प्रोटेस्ट मार्च में चलते चलते कुछ यंग लोगों से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बोला, सर अब तो सीबीआई आ गया, अब तो इसका नतीजा तुरंत आ जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, ये मसला लंबा चलने वाला है और इसका हिंसा से ही ममता बनर्जी की सरकार मुकाबला करेगी। उस लड़के को आश्चर्य हुआ, उसने मुझसे ये बोला कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपको कैसे लगता है कि हिंसा ही बीच में आएगी? वो इसलिए क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से बंगाल के ऊपर एक बहुत गहन रिसर्च शोध कर रहा हूँ अपनी आने वाली फिल्म के लिए, और आज मैं बंगाल का जो पॉलिटिकल डीएनए है उससे काफ़ी हद तक वाकिफ़ हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी अगले 1 आध साल में मैं आपको बंगाल के बारे में ऐसी चीज़ें बताऊँ जिससे आपको ये समझ में आए कि आज आज़ादी के पहले जो 2 नेशन थ्योरी होती थी, आज वो 3-4 नेशन थ्योरी में कैसे बदल रही है, कैसे बंगाल एक नया कश्मीर बनता जा रहा है। और मुझे बिल्कुल इस बात पे अचंभा नहीं होगा अगर अगले 10, 20, 30 साल के अंदर बंगाल में भी वही हो जो कश्मीर में हुआ है। अभी मुझे आए हुए जुम्मा 7-8 दिन भी नहीं हुए थे। आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले, इस हफ्ते कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर राज्य का जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट, वहाँ नबन्ना तक मार्च करते समय प्रदर्शनकारियों, प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में बहुत बड़े पैमाने पर झड़पें हुई और वायलेंस हुई। और इस जघन्य अपराध के जो डिटेल सामने आए और पुलिस की जो नेग्लिजेंस, लापरवाही दिखी, बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में लोग टू रिक्लेम द नाइट की प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतर आए। लेकिन इन प्रदर्शनों के द्वारा, इसके दौरान संगठित हुई हिंसा और अस्पताल में जहां ये घटना हुई थी वहां जानबूझकर तोड़फोड़ की गई ताकि विश्वसनीय सबूत इकट्ठा करना मुश्किल हो जाए। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा एक टर्म यूज़ करता हूं, डिम लाइटिंग, जिसको वेस्ट में गैस लाइटिंग बोलते हैं, पर थोड़ा सा मेरा जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। मतलब एक कमरे में इतना अंधेरा कर दो कि क्या सच है क्या झूठ है ये जज लोग भी पता ना कर पाए, पुलिस भी पता ना कर पाए, हमें शायद कभी भी पूरी तरह से ना पता चल पाए कि उस महिला जूनियर डॉक्टर ने ऐसा क्या देखा था जिसके कारण उसकी इतनी बर्बरता से हत्या कर दी। हमें ये कभी नहीं पता चलेगा कि उसके पीछे ऐसा क्या हुआ था कि ये जो एविडेंसेस हैं इनको मिटाने के लिए जो सरकार है वो सड़क पे आ गई। ऐसा क्या है जिसके कारण कि मुख्यमंत्री को सड़क पे उतर के अपनी पुलिस के अगेंस्ट प्रदर्शन करना पड़ा। कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस प्रदर्शन और वहाँ हुई हिंसा की इतनी कड़ी निंदा की है और राज्य सरकार को फटकारते हुए कहा है इसे फेलियर ऑफ द स्टेट मशीनरी बताना चाहिए। लेकिन अगर हिंसा स्टेट मशीनरी द्वारा ही स्पॉन्सर्ड हो तो क्या वो फेलियर है? कहीं ऐसा तो नहीं जिसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी कह रहे हैं, वही उस स्टेट मशीनरी की सबसे बड़ी सफलता भी हो, राजनीतिक सफलता।
राजनीति, गुंडागर्दी और पॉलिटिकल वायलेंस आज बंगाल का पॉलिटिकल एंड सोशल डीएनए, उसका नेचर बन चुका है। दोस्तों, इसके इसके पहले सिद्धार्थ शंकर रॉय जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, तो उनके अधीन बंगाल सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ एक इनफॉर्मल और स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस की नीति चलाई थी। अब तक बंगाल गुंडों का नेचुरल घर बन चुका था, जो राजनीतिक संबंधों के साथ ऐसे लोग हैं जो अनट्रेन्ड मजदूरों को एक इनफॉर्मल वायलेंट फोर्स में बदलने का काम यहाँ बंगाल में किया गया। ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, मार्क्सवादी भाषा में इन्होंने इनके जो गुंडे थे उन्होंने लुम्पेन प्रोलिटेरिएट को ऑर्गेनाइज किया, जिससे वह अगली सरकार का मुख्य वोट बैंक बने, उनके सपोर्टर्स बने। अब पहले ये समझते हैं कि लुम्पेन प्रोलिटेरिएट का अर्थ क्या है। प्रोलिटेरिएट एक फ्रेंच शब्द है। इसका मोटा मोटा मतलब है मेहनत मकसद करने वाले, रोज़ काम करके गुजारा करने वाले किसान, मजदूर या तनख्वाह कमाने वाले लोग। लुम्पेन का अर्थ है बेदखल और जो डिस्प्लेस्ड और जो डिसएडवांटेज्ड, उखड़े हुए लोग, समाज के उस आर्थिक और सामाजिक वर्ग से कटे हुए लोग, जिनके साथ न्याय नहीं किया गया है और सामान्य रूप से जिन्हें पहचाना जा सकता है। लुम्पेन शब्द का इस्तेमाल वंचित और ऐसे समूहों के लिए भी किया जाता है जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सोसाइटी में अपना स्टेटस पूरी तरह से खो दिया गया है। लुम्पेन का एक और भी अर्थ है, पॉलिटिकल अर्थ है, जिसका मतलब है मानसिक रूप से सुस्त, कमज़ोर लोग, जिनका कोई मौलिक चिंतन नहीं, इसलिए उनकी समाज में कोई ज़रूरत नहीं। लुम्पेन का एक और भी अर्थ है वो लोग जो चीथड़े वाले कपड़े पहनते हैं। तो यूँ समझिए कि बंगाल में लुम्पेन प्रोलिटेरिएट का मतलब है चीथड़ों में रहने वाला समाज का सबसे निचला स्तर। इसमें अनट्रेन्ड लेबर, जिसको अकुशल श्रमिक बोला जाता है, आवारा लोग, अपराधी लोग, जेब कतरे लोग, रेपिस्ट, मर्डरर्स और बेघर होमलेस लोग, जिनकी नज़र में जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसे लुम्पेन प्रोलिटेरिएट वर्ग में पहचान और एकजुटता का अभाव होता है। देयर इज़ नो आइडेंटिटी एंड देयर इज़ नो यूनिटी। कार्ल मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लुम्पेन प्रोलिटेरिएट का जिक्र करते हुए कहा है कि लुम्पेन प्रोलिटेरिएट के लोग सामाजिक मैल हैं, दे आर द सोशल डर्ट। वे न सिर्फ अपने साथियों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि प्रतिक्रियावादी साजिशों में भी शामिल हो जाते हैं। मार्क्स का ऐसा मानना था कि लुम्पेन प्रोलिटेरिएट को उसके भाग्य पर, उसकी किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, उसे सुधार की कोशिश करना ही बेकार है। मार्क्स के मुताबिक ये लोग इनके पास क्रांति के लिए जो ऊर्जा, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो होती ही नहीं है, इसलिए ये एक सोशल वेस्ट है। पर भारत आते आते और ख़ासतौर पे बंगाल आते आते मार्क्सवाद का ये जो समाजवाद है, ये स्वार्थवाद में तब्दील हो गया। मार्क्सवाद का पॉलिटिकल सोशलिज्म जो था वो एक पॉलिटिकल सेल्फिशनेस में तब्दील हो गया। उधर कम्युनिस्ट लोगों ने नक्सलिज्म को बौद्धिक और आर्थिक मदद की, जिन्होंने वायलेंस को ही अपना मैनिफेस्टो बना लिया। और जो बंगाल की स्टेट का जो सिस्टम था, उसमें गुंडागर्दी ऐसे घुल गई जैसे पानी में शक्कर, लाइक शुगर इन वाटर। अब प्रॉब्लम यह है कि इंसान को ये बात पता चलते चलते काफ़ी वक्त गुजर गया कि एक्चुअली शुगर इज़ पॉइजन, लाइक गुंडागर्दी इन पॉलिटिक्स is poison for the masses। मैंने एक, अभी जब मैं बंगाल में था तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मैं आपका उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको चंद लाइनें उसमें से बताना चाहता हूँ। और वहाँ जो एक लोकल बंगाली पेपर में लिखा था, वो ये लिखा था कि एक दोषी गुंडा बदलते हुए राजनीतिक हालात की पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी ज़्यादा जल्दी चेतावनी देता है। और जैसा कि एक भद्र लोग, वाम मोर्चा वफादार ने समझाया कि जनता के डर का इस्तेमाल गुंडों द्वारा चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है।
और अक्सर वास्तविक हिंसा से अधिक महत्वपूर्ण उस गुंडे की धमकी होती है। स्थानीय हिंसा की कहानियां जो आपसी पार्टी संघर्ष का हिस्सा भी हो सकती हैं, जिनमें बलात्कार या यहां तक कि नरभक्षण शामिल हो सकता है, बड़े विस्तार से बताई जाती हैं। ये अब मैंने नहीं कहा है, ये एक आर्टिकल से मैंने उठाया है। एक गुंडे की धमकी के बारे में यहाँ बात हो रही है, लेकिन जो मैंने पिछले 4-5 साल के रिसर्च में समझा है कि आप अगर सड़क पे चल रहे हैं और जो लोकल गुंडे हैं, पॉलिटिकल गुंडे हैं, अगर उनने आपकी तरफ मुड़ के देखा तो आपको पूरी तरह से सावधान हो जाना चाहिए। आपको अपनी सुरक्षा के लिए सचेत हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अफगानिस्तान जैसी ही कंट्रीज में मिलेगी। बंगाल की सरकार गुंडे चलाते हैं, ये मैं ओपनली इस कैमरे पे बोलने के लिए बिना हिचक के तैयार हूं। तृणमूल जो टीएमसी है, इसकी सत्ता में जो ग्रोथ हुई है, ये एक्चुअली जो मासेस थे बंगाल के, उनकी सीपीआई जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको लेके जो असंतोष और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ गया था, उसने टीएमसी को खास तौर पे ममता बनर्जी की जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, सड़क पे उतर के लड़ने वाली जो पॉलिटिक्स है, उसने लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया। उसको लगा कि ये गुंडों से मुकाबला कर सकती है, ये वायलेंस के अगेंस्ट लड़ सकती है। और जो वायलेंस से और गुंडागर्दी से बंगाल के बुद्धिजीवी परेशान थे, जो वहाँ के जो मिडिल क्लास लोग परेशान थे, उन्होंने ममता जी को काफ़ी समर्थन दिया और इस तरह से टीएमसी सरकार में आई। तो टीएमसी को ना सिर्फ ये जो वायलेंस है, पॉलिटिकल वायलेंस है, ये विरासत में मिली, बल्कि धीरे धीरे राजनीति में गुंडागर्दी का एक नया अध्याय, या ये मैं बोलूँ एक नया ग्रंथ लिखने का जो काम है, वो ममता बनर्जी की टीएमसी ने किया है। और आप देखिए, जब टीएमसी आई थी उस समय कांग्रेस की कोएलिशन गवर्नमेंट सेंटर में थी और उसने इन नक्सल्स के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन हंट। और बंगाल के पॉलिटिशियंस ने, बंगाल की सरकार ने बड़े इनोसेंटली उसका इस्तेमाल करके एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा, ऑर्गेनाइज स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम शुरू किया और नक्सल्स को ख़त्म करने के चक्कर में अपने ओपोनेंट्स को ख़त्म करने का काम किया, जो कि कम्युनिस्ट थे या कांग्रेसी थे। और धीरे धीरे करते करते टीएमसी स्टूड आउट एज अ पार्टी विच इज़ अगेंस्ट नॉट जस्ट कांग्रेस और कम्युनिस्ट बट अगेंस्ट हिंदूज़। और हिंदूज़ जो एक एज अ फोर्स जो इमर्ज कर रहे थे, उसको दबाने के लिए एक मास लेवल स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, टीएमसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसने सीपीएम के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो उसको विरासत में नहीं मिले, लेकिन जो सीपीएम के जो गुंडे थे, मवाली थे, वो उसको विरासत में मिल गए। तो दोस्तों, आज टीएमसी की सबसे बड़ी मजबूरी ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टीएमसी का कार्यकर्ता जिसने घाट घाट का पानी, या यूं बोलें कि खून से रंगी हुई लाल नदियों के घाट घाट का पानी पिया हुआ है, उसकी वफादारी सिर्फ उसके व्यक्तिगत लाभ से ही जुड़ी है। और इसीलिए टीएमसी और ममता बनर्जी की मजबूरी यह है कि उन्होंने ऐसे राक्षसों को पाल रखा है जिसे रोज़ सरकारी खजाने से कुछ ना कुछ बोटी फेंकनी पड़ती है। ये टीएमसी का कार्यकर्ता आज वो आदमखोर शेर हो चुका है जो कुछ भी करे पर सरकार को चुप रहना पड़ता है, क्योंकि ये वो भी अच्छे से जानती हैं कि उसे एक दिन भी भूखा रखा तो वो उन्हें ही खा जाएगा। और अगर दोस्तों विधि का विधान है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा होगा और जल्दी ही होगा। जिसने क्रिमिनल्स को पाला है अपनी राजनीति करने के लिए, उसका यही अंत हुआ है। भारत और दुनिया भर में दोस्तों कई लोकप्रिय राजनीतिक दलों की तरह टीएमसी की जो ये गैर कानूनी हिंसा का उपयोग पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पर्सनल जस्टिस के लिए किया जाता है, जो कैंगरू कोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, या यूँ समझिए कि आज जो बंगाल है वहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 कॉन्स्टिट्यूशंस चलते हैं। एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कोई मानता नहीं, और दूसरा गुंडे, मव्वाली, क्रिमिनल, माफिया या जिसे अंडरवर्ल्ड बोलें, उनके द्वारा संचालित स्टेट गवर्नमेंट।
ऊपर से बंगाल की आग में हवा का काम करते हैं इलीगल माइग्रेंट्स, और अर्बन नेक्सल्स द्वारा दिया गया हुआ इन लोगों को आइडियोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। दोस्तों, बांग्लादेश में जो चोरी से लाए हुए मजदूर, किसान, बाकी जो लोग हैं, इनको प्रोटेक्शन मिलता है ताकि धीरे धीरे वो स्वयं एक वोट बैंक बन जाए। और जब तक उन्हें नागरिकता ना मिले या झूठे कागजात ना मिले, वो इस हिंसा के, इस ऑर्गेनाइज स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस के एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करें, जिनको कोई पकड़ ही ना सके। और चूंकि इस क्राइम में जो इलीगल माइग्रेंट्स का जो एक माफिया है पूरा, इसमें ज़्यादातर फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए आप देखिए बंगाल में इस हिंसा का टारगेट अक्सर होते हैं हिंदू लोग। दोस्तों, अभी जब मैं ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने जो कवर अप किया इस रेप और मर्डर, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने कैलकाटा गया था, तो रैली में एक यंग लड़के ने मुझसे पूछा कि सर, ये जो बंगाल में जो लोग टीएमसी को वोट नहीं देते हैं, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस है, क्या इससे भी ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है? मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, पर मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने कहा, इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या होगा? सरकार तुम्हारी, वायलेंस तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। तो उसने मुझसे ये कहा कि एक आम आदमी के अगेंस्ट वायलेंस से भी ज़्यादा बेहतर है एक कौम, एक कम्युनिटी, एक धार्मिक समूह या एक जाति के खिलाफ हिंसा। इसको झटका वायलेंस भी कहा जा सकता है। जब जब किसी हिंदू पर हमला होता है तो ऑटोमेटिकली सारे नॉन हिंदू एकजुट हो जाते हैं, वरना उनको एकजुट करने में दशकों लग सकते हैं। इसलिए ये फास्टेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दोस्तों, यही कारण है कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने आरजी कौर हॉस्पिटल के रेप और मर्डर के मामले को कवर अप करने की कोशिश की। क्या पता कि अगर इसका असली सत्य, इसका खुलासा हो जाता, तो उनकी पार्टी के अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का भी खुलासा हो जाता। क्या पता बंगाल को बर्बाद करके उसके मलबे को बेच खाने वालों की करतूतों का भी पता चल जाता। पर निराश ना होइए, पता चलेगा, सब पता चलेगा, देखा जाएगा, सब देखा जाएगा और सब दिखाया भी जाएगा। बस आप इंतज़ार करिए हमारी आगे आने वाली फिल्म द दिल्ली फाइल्स का, अगले साल सन 2025। क्योंकि जो कोई ना कर पाया, ना कर पाएगा, उसे करने का बीड़ा हमने उठाया है। हमने बीड़ा उठाया है टू टेल द ट्रूथ एंड एंटायर ट्रूथ of communal political violence of Bengal. Keep waiting.